हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुक्राणु जनन के ऊपर। शुक्राणु जनन मानव प्रजनन वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर के भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं शुक्राणु जनन के ऊपर। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। नर के टेस्टीज की जर्म सेल्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। आपको मालूम है कि टेस्टीज जो है वो प्राथमिक प्रजनन अंग होता है पुरुषों में। तो नर के टेस्टीज की जर्म सेल्स अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा जो अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करती है, इस क्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन। अब देखते हैं शुक्राणु जनन के चरण। तो शुक्राणु जनन की क्रिया को हम मुख्य रूप से इन 2 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण और उसके बाद दूसरा चरण आता है स्पर्मेटिड्स का कायांतरण। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण। तो स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया को हम 3 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहला है गुणन प्रावस्था, फिर दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, फिर तीसरा आता है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो ये 3 चरण जो हैं ये किसके हैं? स्पर्मेटिड के निर्माण के। स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया को हम 3 चरणों में बांटते हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण कहते किसे हैं। तो टेस्टीज की प्राथमिक जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। और यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला है गुणन प्रावस्था। इस प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा कुछ कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे। ये देखिए, ये है टेस्टीज के अंदर की जर्म कोशिकाएं। जर्म कोशिकाएं जो हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, अर्थात यहाँ पर गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम 2x कोशिका कहते हैं इसे। तो ये प्राथमिक कोशिकाएं हैं जो टेस्टीज में पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। तो प्राइमरी जर्म सेल्स जो हैं वो माइटोसिस की क्रिया के द्वारा, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये सारी कोशिकाएं जो हैं ये भी द्विगुणित प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद ये कोशिकाएं जो हैं कुछ कोशिकाएं जो हैं वो भोजन का संग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो आकार में बढ़ी हुई कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो जब कोशिकाएं समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, तो इस समय जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है, डिप्लॉयड कोशिकाओं का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया बनने की जो क्रिया है यही संपन्न होती है गुणन प्रावस्था में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चरण, गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के अंतर्गत समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है और समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का निर्माण होता है। अब दूसरी जो प्रावस्था आती है वो है वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? वृद्धि प्रावस्था में ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं वो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके, भोज्य पदार्थ अवशोषित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, और इस बड़े आकार की कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये आकार में बढ़ी हुई कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो चूंकि इसने अपने आकार में वृद्धि की है, इसलिए इस प्रावस्था को हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। इसके बाद तीसरी प्रावस्था जो आती है वो है परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है? यहाँ पर मैचुरेशन डिवीज़न होते हैं। यहाँ पर 2 मैचुरेशन डिवीज़न होते हैं, और जो मैचुरेशन डिवीज़न्स होते हैं या परिपक्वन प्रावस्था के अंदर जो डिवीज़न्स होते हैं वो होते हैं मियोसिस प्रकार के सेल डिवीज़न्स होंगे यहाँ पर। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो देखिए, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न जब होता है तो 2 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, स्पर्मेटोगोनियल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2x है, यानी कि डिप्लॉयड है। और फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न के बाद जो 2 कोशिकाएं बनती हैं ये हैप्लॉइड प्रकार की हैं। इसके बाद इनमें सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न होता है। तो सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न जो होता है
उसके फलस्वरूप फिर से 2 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार 2 मैचुरेशन डिविजन्स के फलस्वरूप यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये चारों कोशिकाएं हैप्लॉइड प्रकार की हैं और इन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो ये जो तीसरी प्रावस्था है जिसमें 2 मैचुरेशन डिविजन्स देखने के लिए हमको मियोसिस की क्रिया देखने के लिए मिली, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया देखने के लिए मिली। इस तीसरी प्रावस्था को कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 मैचुरेशन डिवीज़न देखने के लिए मिले हमको और इसके फलस्वरूप अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इन अगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है स्पर्मेटिड सेल्स। अब इन स्पर्मेटिड सेल्स का होता है कायांतरण। स्पर्मेटिड सेल्स जो होती हैं वो आप देख सकते हैं आकार में गोलाकार या अंडाकार सामान्य कोशिकाओं की तरह होती हैं, लेकिन इनमें कायांतरण की प्रक्रिया होती है। कायांतरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये स्पर्म का आकार ग्रहण करते हैं, यानी कि थोड़ी लंबाई में बढ़ते हैं और इनमें तैरने के लिए फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो कायांतरण की क्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक गोलाकार कोशिका है और ये है इसका केंद्रक और यहाँ पर इसके 2 सेंट्रोसोम्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेंट्रोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो एक जो सेंट्रोसोम है वो केंद्रक से थोड़ा दूर हट जाता है और ये डिजिटल सेंट्रोसोम कहलाता है और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रोसोम कहलाता है। अब ये जो डिजिटल सेंट्रोसोम होता है यहीं पर कुछ इस तरह से ट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है और इस ट्यूब्यूल्स की सहायता से एक कशाभिका यानी कि पूंछ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर ये डिजिटल सेंट्रोसोम गया है यहाँ पर ट्यूब्यूल्स की सहायता से एक फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है और इस फ्लैजिला में जितने भी इस कोशिका के अंदर के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सभी इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और इस फ्लैजिला को मूव करने के लिए यानी कि तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस स्पर्मेटिड के अंदर जितने भी गोल्जी काय होते हैं वो इसका अग्रभाग बनाते हैं। गोल्जी काय जो है वो इसका अग्रभाग बनाते हैं। अग्रभाग यानी कि एक्रोसोम जिसको कहा जाता है, एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये कोशिका जो प्रारंभ में गोलाकार थी वो इस तरह से एक लंबी कोशिका बन जाती है। ये इसका टेल और यहाँ पर इसकी ये टोप जैसी संरचना बन जाती है, एक्रोसोम। तो ये हो गया स्पर्म का एक्रोसोम। ये कभी कभी छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है। उसके बाद ये इसका केंद्रक जो कि इसका नर गैमीट है, ये है इसका टेल रीजन। ठीक है, और ये है इसका नेक। तो इस तरह एक जो सामान्य गोलाकार कोशिका थी वो इस तरह एक लंबे स्पर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कहा जाता है कायांतरण या स्पर्मेटिड कोशिकाओं का कायांतरण। तो इस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो समाप्त होती है।